नाज़रीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि टुडे रॉक में आज मैं आपसे जो है वो बात भी करवाऊंगी और साथ ही साथ जो है वो मैं आपको कुछ दिखाऊंगी भी कि पाकिस्तान की सियासत में जो है कब वज़ीर आज़म के अलकाबात जो हैं वो मुख्तलिफ जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए क्या रहे, ये तो हम बाद में देखते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, जो कि मेंबर कोरोना अलखदमत फाउंडेशन लाहौर से जो हैं और एडवोकेट भी हैं। साथ ही साथ हम इनसे कुछ जो है वो सवालात जो है वो इनके शोबे के हवाले से भी करेंगे और साथ ही ये भी पूछेंगे कि अलखदमत फाउंडेशन जिस तरह से अपनी लोगों की खदमत में दिन रात जो है वो महू है और हर तरह से जो है वो लोगों को राशन पहुँचाने की जो काम किए जा रहे हैं ये काबिल तहसीन है और तसल्ली बख्श हैं। इसमें ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ियाउद्दीन साहब ये बताइएगा कि अभी फ़िलहाल आप जो ये खदमत फाउंडेशन रिलीफ कमेटी आप लोगों ने जो है वो बनाई है, इस कमेटी का काम क्या है और ये किस तरह काम कर रही है? अगर हम देखें तो आप हमारे ही चैनल पर मैराथन ट्रांसमिशन भी स्टार्ट है जिसमें आप अलखदमत की तरफ से जो है वो लोगों को राशन फराहम करने का भी जो है वो सारे मामला जो है वो चल रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये कमेटी किस तरह काम कर रही है और अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों तक जो है वो राशन पहुँचाया है? ये कमेटी जो है इसने लाहौर को 30 जोनों में तकसीम किया है जी। और 30 जगह पर रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। ठीक है। इन 30 मुकामात पर हम जो मुखय्यर हज़रात से इकट्ठा किया हुआ राशन, आटे के थैले, दालें, चावल, चीनी और दीगर अशिया इकट्ठा करते हैं, वो हम इन 3 सेंटरों पर पहुंचाते हैं। ठीक है। इन 3 सेंटरों में फिर हमने यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर खिदमत कमेटियां कायम की हैं, जो मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर पढ़े लिखे अफराद जो हैं और नौजवान जो हैं उसमें शामिल हैं। वो फिर सर्वे करने के बाद उन्होंने लिस्टें मुरतब की हैं कि कौन से खानदान हैं जिनको हमें राशन पहुंचाना है। उनके जरिए से फिर हम राशन खिदमत कमेटियों के जरिए से मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर हम पहुंचाते हैं। ठीक है। और हम इकट्ठा नहीं करते लोगों को, बल्कि रात के अंधेरे में मगरिब के बाद ये काम शुरू करते हैं और 2-3 घंटों में ये काम मुकम्मल कर लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर इसके बाद, इसके अलावा हमने फिर ये किया है कि जितनी भी मसाजिद हैं लाहौर में, सैकड़ों मसाजिद में कुछ जो मंदिर हैं उनमें और चर्चिज में, गुरुद्वारों में हमने सैनिटाइज किया है उनको, सर्वे मशीन के जरिए से वहां पर पहुंचे हैं। अब दूसरे मरहले में हमने कल से जो मशीनें हैं वो 30 कैंपों में प्रोवाइड कर दी हैं। ठीक है। और वो गलियों और मोहल्लों के अंदर जो थिक आबादियां हैं, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, उसमें अब घरों के अंदर भी वो हम सैनिटाइज कर रहे हैं। ठीक है। और उससे ये होगा कि फिर ये जो जर्म्स जो हैं वो जल्द मरेंगे और खत्म होंगे। सर ये इतना नेकी का काम आप लोग कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं, मुखय्यर हजरात आपके साथ हैं, हुकूमत की कोई आपकी तरफ जो है वो बात नहीं है, कोई शेक हैंड शामिल नहीं है हुकूमत की तरफ से? वज़ीर आला साहब से मिलने की आप लोगों ने कोशिश की, मेरी अमीर जमात इस्लामी जो है सिराजुल हक साहब से भी इस पॉइंट पर जो है वो बात हुई थी पिछले प्रोग्राम में, आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं, हमने तो इस बात की कोशिश पहले दिन से नहीं की, हम तो इससे पहले भी साल से ये काम करते चले आ रहे हैं और हमेशा से इस मुल्क में सबसे ज्यादा मुख्तलिफ जो है वो रिलीफ का काम करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है वो आगे बढ़ते हैं और हमें अभी तक कोई जरूरत ऐसी महसूस नहीं हुई कि हम हुकूमत की तरफ से कोई ताउन बढ़ाएं, बल्कि हमने अपने आप को हुकूमत के लिए पेश किया है कि हम उनकी खिदमत के लिए हाजिर हैं, हमारे अस्पताल हाजिर हैं, हमारे खिदमत हाजिर हैं। बहुत अच्छे सर। जमात इस्लामी का हमेशा से जो है अहम किरदार रहा है लोगों की खिदमत में और खिदमत खल्क में, इसीलिए खिदमत फाउंडेशन के थ्रू जो है वो आप ये सारा काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात कर ली जाए, आप खुद एडवोकेट भी हैं माशाल्लाह, तो कोरोना वायरस के कुछ मरीजों की तस्दीक हुई थी, उस हवाले से जो है वो आपके पास जो है वो तस्दीक शुदा कोई रिपोर्ट अगर मौजूद हो तो बताइएगा हमें। इब्तिदाई तौर पर सस्पेक्टेड थे 2 अफराद जो हाई कोर्ट की किसी ब्रांच से मालूम हुआ था, लेकिन वो बाद में सेहतियाब हो गए हैं और फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कमेटी बनाकर उसके जरिए से पूरे हाई कोर्ट का जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया है और बिल्कुल फुल प्रूफ जो है वो अब वहां पर काम हो रहा है। वकला की आमदोरफ्त जारी है। जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें भी हाई कोर्ट ने एक SOP जारी किए हैं जिसके तहत हर अदालत में, एक तो ये कि मैं आपको बता दूं कि जो रूटीन के केस हैं वो टेकअप नहीं हो रहे, सिर्फ अर्जेंट केसेस जो हैं वो टेकअप होते हैं जिसमें जमानतें शामिल हैं। वो भी जमानतें जो
लोग जेलों में हैं उनकी जमानतें, यानी बादस गिरफ्तारी जमानतें। ठीक हो गया। फिर कुछ स्टे के मैटर्स होते हैं, उसमें भी एसओपी जारी किए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 6 से ज्यादा वकला जो है एक वक्त में अदालत में मौजूद नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक। और उसकी वजह से जो है वो पूरे मामला सैनिटाइज मौजूद हैं, सैनिटाइज करने के बाद अदालत में जाया जाता है, फिर वापस आकर हाथ धोने का बंदोबस्त होता है। इसलिए वकला को और जजेस को पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है वो फराहम की गई है, जो फुल प्रूफ है। और हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ इदारों में तो बहरहाल बहुत अच्छा काम किया है, और वो बड़ी सफाई के साथ, बड़ी मेहनत के साथ जो है हम अपना काम जारी रखे हुए हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा कि आप जैसे बता रहे हैं कि कोरोना वायरस के 2 मरीज जो हैं उनमें तस्दीक हुई थी, 2 मरीज जो है वहाँ से जो है वो डायग्नोस्ड हुए, उसके बाद जो है वो वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा वाकया अल्लाह का शुक्र है कि नहीं हुआ, आपका यही मौक़िफ़ है ना? जी, अब बिल्कुल यही मौक़िफ़ है। और उसमें फिर ये हुआ है कि अब ड्यूटीज जो हैं वो मुलाजमीन की ऑफ एंड ऑन लगा दी गई हैं। कुछ लोग एक दिन ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग अगले दिन ड्यूटी करते हैं, यानी तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त हाजिर नहीं होते। अदालत के मुलाजमीन जो है वो ऑफ एंड। ठीक है, तादाद कम कर दी गई है, प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज और ये तमाम इंतजाम जो है वहाँ पे मौजूद है, अच्छी बात है। एक खबर मैंने अपने प्रोग्राम में जो है वो ब्रेक की थी सर, कि चीफ जस्टिस साहब के जो फर्स्ट राइट हैंड एहसान साहब हैं, जो कि उनके आप कह लें कि नायब कासिद का शायद ये एक लेवल होता है, उस हवाले से जो उनके सारे मामला जो है वो देखते हैं, और फ्रंट बेंच जजेस जो होते हैं उनके भी नायब कासिद के साथ उनके मामला जो है वो चलते हैं, तो उनमें भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, एहसान में भी। तो ये खबर जो है वो किस हद तक जो है उसमें सच्चाई है, इसकी भी जरा तस्दीक कर दीजिएगा। नहीं, ये तो अपना न्यूज बुलेटिन के जरिए से खबर मिली है, इस्लामाबाद की खबर है। हम तो चूंकि लाहौर में मौजूद हैं, इसलिए इसकी कोई डिटेल मेरे इल्म में नहीं आपके पास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जनाब ये बताइएगा कि अब ये कब तक जो है वो आपकी अलखदमत कमेटी जो है ये लोगों तक राशन पहुंचाने का काम जो है वो करती रहेगी, और अभी तक आप लोगों ने कोई स्पेसिफिक कोई आपके पास कोई फिगर हो कि कितने लोगों तक जो है वो राशन पहुंचा दिया और कितने लोग अभी भी बाकी हैं? देखिए, इसमें हमने कोई 7.5 करोड़ रुपए के राशन पैक, पका पकाया खाना, सैनिटाइजर और मास्क तकसीम किए हैं। ठीक है। और इसमें इस वक्त जो एग्जैक्ट तादाद है वो कोई 30 लाख से ज्यादा अफराद हैं। अच्छा, माशाल्लाह, जो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। इसमें राशन वाले जो हैं वो कोई 20,000 के करीब है जिनको राशन दिया गया है। फिर इस तरह सैनिटाइजर मुफ्त तकसीम किए गए हैं, फिर इस तरह मास्क तकसीम किए गए हैं। इस तरह एक बड़ी तादाद है। और फिर जहाँ तक रहा इस बात का ताल्लुक ये कब तक चलेगा, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम करे। इसके जो मुखय्यर हजरात हैं वो जब तक अब हमारे साथ ताउन करते रहेंगे, हम इंशाल्लाह इस काम को जारी रखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये काम जो है वो जितना भी ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, और जितनी ये आजमाइश पर हम पूरे उतरेंगे मुखय्यर हजरात के जरिए से, हमारे साथ रजाकार जो ताउन कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, जब तक उनका हौसला बुलंद रहेगा ये काम इंशाल्लाह जारी रहेगा। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए, आप बहुत अच्छा और नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस नेक काम में जो है वो कामयाबी दे, कामरानी दे। और अलखदमत फाउंडेशन हमेशा से ही जो है वो आगे आगे रहती है, और लोगों की खिदमत के लिए जो जज्बा आप लोगों के पास है वो तमाम लोग उससे जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो वाकिफ़ है। इसी के साथ जनाब, क्योंकि हमारा टुडे रॉक सेगमेंट है और इसमें ख़ास तौर पर हमने ज़ाहिर है कि आपको अपडेट्स भी देनी थी कि जो है वो किस तरह से जो है वो ये हमारी जमात इस्लामी जो है वो काम कर रही है, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, हमेशा से काम करते हैं, लोगों की खिदमत के लिए जो है वो आगे आगे रहते हैं। लेकिन अभी हमें एक मैं बड़ी ख़ास चीज़ जो है वो यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ, और वो ये है कि ये तो इंडिविजुअल जो है वो मामलात हैं, लेकिन जो हमारी सियासत के मामलात हैं वो इतनी गर्मा गर्मी जो है वो उसमें अंदर खाने जो है वो आ चुकी है कि सियासी मामलात जो है अभी सिर्फ पसे पर्दा हैं। कोरोना वायरस के हवाले से जो मामलात हैं उन्हीं पर जो है वो हम डिस्कशन और बात जो है वो करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में जो है वो सियासी मामला जिन पर पर्दा डाल दिया गया है उनसे भी पर्दा हटाया जाए, और फिर वो भी खोल कर देखे जाएं, क्योंकि पटारी खोलने का कुछ लोगों को शौक होता है ना, उनमें से मैं भी एक हूँ, कि ज़रा देखें तो सही कि गर्मा गर्म पटारी जो है वो उसके अंदर है क्या क्या बन रहा है। समोसे बन रहे हैं, पकौड़े बन रहे हैं, जलेबियाँ बन रही हैं, तो अभी तो जलेबी की जो है वो खुशबू आ रही है कि जो है वो इर्द गिर्द जो मामलात हो रहे हैं और जो न्यूज़ आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी घूम घुमा के जो है वो एंड पॉइंट उनका जो है वो एक डॉट पर ही आकर ख़त्म हो जाता है।
تو اب یہ جو معاملات ہیں نا یہ بڑے سنگین کیفیت کے ہوتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ تمام ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے کچھ بیان دیے تھے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بات کی تھی, تنقید کی تھی, اور دوسرے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ کیا کہا تھا, یہ ہمارے پاس جو ہے فوٹیج موجود ہے, وہ ابھی ہم جو ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس میں جو ہے مختلف پولیٹیشنز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا معاملات اور حالات جو ہے وہ بتا رہے ہیں اور سنا رہے ہیں خاص طور پہ کہ ان سچویشن اور آؤٹ آف سچویشن کیا معاملات ہو رہے ہیں. تو ذرا وہ فوٹیج چلائیے گا تاکہ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے دیکھ سکیں. جی. اسحاق ڈار جس کے والد سائیکلوں کی دکان تھی وہ آج اربوں پتی, اس کے بیٹے اربوں پتی ہے. فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں تمہارے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ ہی کافی ہیں اس ملک کے لیے سازش کرنے کے لیے. ادھر سے جو باقی بے روزگار تھے, پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا. دوسرا شہباز شریف جو جھوٹا مینڈیلا وہ بھی پہنچ گیا. جو اپنے آپ کو ایک عالم کے مولانا کہتا ہے, جھوٹ بول کے بلوایا گیا اسلام آباد کہ جی عمران خان اسرائیل کا جھنڈا گاڑنے لگا ہے. میں فضل الرحمان سے پوچھتا ہوں تمہارے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ آپ ہی کافی ہیں اس ملک کے لیے سازش کرنے کے لیے. ادھر سے جو باقی بے روزگار تھے, پانی آتا ہے وہ بھی آ گیا. دوسرا شہباز شریف جو جھوٹا مینڈیلا وہ بھی پہنچ گیا. اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے وہ ایسی تقریریں کی, دل سے تقریریں نکل رہی تھیں, لیکن اس کا صرف ایک مفہوم تھا کہ کسی طرح جس طرح ہم مکا کر کے سارے مل کے ملک کو لوٹتے تھے, پھر وہ وقت آ جائے عمران خان تم اپنی کرسی آرام سے سنبھالو, 5 سال حکومت کرو, بس یہ ہمارے اوپر سے کسی طرح یہ جو کیسز ہمارے اوپر, اور کیسز ان کے زمانے کے بنے ہوئے ہیں, یہ بھی سن لو, یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے, یہ کیسز بھی ان کے زمانے میں ہیں, کسی طرح ہم بچ جائیں. یہ شریف خاندان کے سارے جو بچے ہیں, 8 ارب روپے کے گھر میں رہتا ہے حسن شریف, کدھر سے پیسہ آیا؟ جو مریم کے نام پہ مے فیئر کے فلیٹ ہیں وہ اربوں روپے کے ہیں, کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ حسین شریف, وہ اربوں کی پراپرٹیز ہیں ان کی, کدھر سے آیا پیسہ؟ وہ اسحاق ڈار جس کے والد سائیکلوں کی دکان تھی وہ آج اربوں پتی, اس کے بیٹے اربوں پتی ہیں. کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ کیوں ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں آ کے جواب دیتے؟ جب میں نے نواز شریف کو جہاز پہ چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی. اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ نے کچھ بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی, ہارٹ بھی برا ہے, کڈنی بھی بری ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, پتہ نہیں اور بھی کیا ہے, اور پھر پلیٹلٹس, یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی, پلیٹلٹس بھی برے ہیں. تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دیکھ کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا, یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا؟ مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے, اس کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دم میں پھر سے غور سے دیکھوں. ہارٹ ڈیزیز, ہارٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, کڈنی بھی ٹھیک نہیں ہے, شوگر بھی ہے, اوپر سے پلیٹلٹس بھی ڈاؤن ہوئی ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے سیڑھیاں, میں نے کہا اللہ تیری بڑی شان ہے. اور وہ جو جہاز تھا, شاید جہاز دیکھ کے بھی انسان ٹھیک ہو گیا, وہ ایسا زبردست جہاز تھا, عام آدمی تو نہیں ایسے جاتے. اب وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رپورٹ غلط تھی یا مریض غلط ہے. اب مریض صحیح تھا یا رپورٹ صحیح تھی, اب یہ ایک ایسا معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا. اگر مولانا فضل الرحمان کی بات کر لیں تو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ جو موجود ہیں پاکستان میں. اب اس طرح کے معاملات اور حالات جب ہوں اور اپوزیشن کے ساتھ حکومت بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو, یا پھر وزیر اعظم جو ہے وہ ان تمام حالات اور واقعات سے عجیب کنفیوژن کا شکار ہوں کہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پاکستان واپس آ گئے اور یہاں آ کے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اب یہ تو ہوگا,
اپوزیشن کا جو کردار ہے اپوزیشن نے تو ادا کرنا ہے، آپ کا جو کردار ہے آپ نے وہ ادا کرنا ہے. یہ دیکھیے کہ رپورٹ کس نے بنائی، کون سے ڈاکٹرز جو ہے وہ شامل تھے، کس نے آپ کے ساتھ اتنا بڑا ہینڈ کیا، یہ تو دیکھنا پڑے گا وزیر اعظم صاحب کو. اور ابھی تک جو ہے وہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھ پائے اور کچھ بھی نہیں کر پائے، لیکن ابھی آگے جو ہے وہ وقت ہے اس چیز کو دیکھیے. جہاں کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، وہیں پر جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو بھی اگنور نہیں کر سکتے جو ہماری سیاست کا حصہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ جناب بریک لیں گے، بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر ٹوڈے گیسٹ میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، کیونکہ جناب انڈسٹریاں کھول دی گئی ہیں، مزدوروں کو اجازت دے دی گئی ہے. اب کون سے جو ہے ایس او پیز جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں، کس حوالے سے اجازت دی ہے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بھٹا مالکان ایسوسی ایشن کے صدر موجود ہوں گے جنہوں نے بات کرنی ہے، شعیب نیازی صاحب، ان سے ہم جو ہے وہ بات کریں گے. آپ بھی سنیے گا کہ کیا ایس او پیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے اور یہ کیسے کام ہو رہے ہیں. اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کے فوری بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ وتھ ڈاکٹر نبیہہ علی خان.